Okay, so we will start the class now. So please अपना mic mute कर लीजिए and videos on कर लीजिए so that हम class start कर सकें and इससे interactive बना सकें. Okay? आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है? So आज हमारा मॉड्यूल 3 है on molecular biology and genetics and nutrition. इसका मतलब कि कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देते हैं वो कैसे आपके जीन्स के साथ कैसे आपके डीएनए के साथ इंटरैक्ट करता है एंड आपके जेनेटिक्स के पीछे क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मतलब कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो बना हुआ है, वो सब आज हम पढ़ेंगे. पर उसके पहले हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है अबाउट सेल एंड न्यूट्रिजेनोमिक्स, न्यूट्रीजेनेटिक्स, डीएनए क्या होता है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है एंड डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, हम वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ओके, इन शॉर्ट. तो कोई भी मुझे अनम्यूट करके बता सकता है कि व्हाट आर एलील्स, होमोजाइगस एलील क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस एलील क्या होते हैं, जो हमने लास्ट डाउट क्लास में भी डिस्कस किया था एंड काफी लोगों को डाउट था. आई थिंक लास्ट क्लास में हमारा वो डाउट क्लियर हो गया था. सो सबसे पहले हम वो ही डिस्कस करेंगे कि एलील्स क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस एलील्स एंड होमोजाइगस एलील क्या होते हैं, डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है. कोई भी एक अनम्यूट करके हम उसमें पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं. ओके, कोई भी अनम्यूट करना चाहेगा एंड प्लीज टेल मी अबाउट इट. Capital A and small a is hetero. हेलो हेलो. मैम, आवाज आ रही है? यस. Capital A और small a is hetero और A capital A और दोनों small a homo. तो capital E dominant और ये small letters is recessive. And always recessive and dominant show the characteristics. करेक्ट. सो बेसिकली जो डोमिनेंट एलील होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करता है एंड जो रिसेसिव एलील होता है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. ठीक है. नाउ डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके. एंड देन उसके बाद व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल हेलिक्स लैडर लाइक स्ट्रक्चर. करेक्ट. तो अभी जो डीएनए है वो कैसे पैक होता है क्रोमोसोम में, वो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि डीएनए किसके अराउंड रैप होता है एंड उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? We have something in the chat box. Double helix ladder wrapped around histones. Yes. तो जब डीएनए हिस्टोन्स के अराउंड रैप होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. नहीं, उसके पहले न्यूक्लियो लेडीज. 1947 के बंटवारे में हिंदुस्तान के टुकड़े करने से अच्छा लेडीज ना? नहीं नहीं नहीं, गलत. कोई और बताएगा? सरकार हमें जन कार्ड दे देना, इन्हें छोड़ेंगे नहीं. जब डीएनए हिस्टोन के अराउंड रैप होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. देन न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्रोमोसोम बनाते हैं. ओके, याद आया? रिमेम्बर? यस. ओके. सो नाउ ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23. 23. ओके. एंड जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कौन सा पेयर होता है? 23. 23rd. ओके. उसमें क्या डिफरेंस होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल? एक में डबल एक्स रहता है और एक में एक्स वाई. जो डबल एक्स होता है वो फीमेल रहता है, एक्स और वाई जो होता है वो मेल रहता है. परफेक्ट. ठीक है.
तो आई थिंक ओवरऑल आप लोगों को चीजें याद है. अब लास्ट एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रीजेनेटिक्स और न्यूट्रीजेनोमिक्स. कि न्यूट्रीजेनेटिक्स क्या होता है और न्यूट्रीजेनोमिक्स क्या होता है. न्यूट्रोजेनिक में डीएनए जीन है अलग होते हैं, डिफरेंस आता है, पर फूड सेम होता है. पर जब एबोसिटी नहीं होता है तो भी डीएनए डिसाइड करता है कि डीएनए शो करता है पर्टिकुलर उसमें क्या रिजल्ट आता है वो. अगर जगह ओबेसिटी नहीं है तो भी वो उसमें वेट गेन कर सकता है, कर नहीं पाता है. उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो ओके. कोई और भी मुझे बताना चाहेगा? इतने जो उनको एनीबॉडी एल्स? इसीलिए हमें इस मैटर को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. हाँ हाँ, हम ऐसी चीज की बिल्डिंग है तो न्यूट्रीजेनोमिक्स और न्यूट्रीजेनेटिक्स क्या होता है? इफेक्ट करता है. हम्म. इसमें तो जीन सेम रहता है, मोटापे के जीन दोनों में रहता है, लेकिन फूड अफेक्ट करता है. जो Okay. अगर हेल्दी खाना है तो ओबेसिटी नहीं आएगा, हम्म. अनहेल्दी आ सकती है. ओके. सो ठीक है, मैं भी एक बार आपको बता देती हूँ कि न्यूट्रीजेनेटिक्स और न्यूट्रीजेनोमिक्स में क्या फर्क होता है. जस्ट 1 सेकेंड ना, गिव मी 1 सेकेंड. तुम्हारे बॉडी पर के बाद नहीं के बाद तो क्या मेरे पैसे ही ना कोई पहले बोला तो मैं होगा डीएनए सेम होता है. ओके. यस. सो न्यूट्रीजेनेटिक्स और न्यूट्रीजेनोमिक्स के बीच का हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे. ओके. सो न्यूट्रीजेनेटिक्स में क्या होता है कि दोनों के अगर जीन डिफरेंट है तो उनके बॉडी में सेम फूड अलग अलग तरीके से वर्क करेगा. ओके. जैसे अगर 2 पर्सन है, एक के पास ओबेसिटी का जीन है, एक के पास ओबेसिटी का जीन नहीं है, तो अगर वो दोनों ही सेम फूड खा रहे हैं एंड अनहेल्दी फूड है वो, तो एक को ओबेसिटी होगी और दूसरे को ओबेसिटी नहीं होगी. ओके, विद द सेम फूड. एंड न्यूट्रीजेनोमिक्स इज व्हेन आपके डीएनए सेम है बट फूड डिफरेंट है. मतलब कि दोनों के पास ओबेसिटी के जीन्स हैं, पर एक ने हेल्दी खाया, एक ने अनहेल्दी खाया, तो उससे उससे जीन्स अफेक्ट होंगे एंड वो फिनोटाइप शो करेगा. ठीक है, कि जिसने अनहेल्दी खाया उसके ओबेसिटी के जीन्स ट्रिगर हो जाएंगे, उनको ओबेसिटी हो जाएगी, और जिसके पास ओबेसिटी के जीन्स नहीं है उनको ओबेसिटी नहीं होगी. ओके. अंडरस्टूड. ओके. सो इसके अलावा कोई और टॉपिक है जो किसी को डिस्कस करना है, किसी को पहले उसमें डाउट रहा हो तो हम वो पहले क्लियर कर लेते हैं, देन हम इसमें आगे बढ़ेंगे. जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है? एनीबॉडी वांट्स टू डिस्कस? जीनोटाइप में फिनोटाइप शो होता है और फिनोटाइप्स में रिजल्ट शो होता है. रिजल्ट मतलब आई, मतलब हेयर के कलर, आई के कलर, हाइट, ये सब फिनोटाइप्स में दिखाई देता है. और जीनोटाइप्स में कोड शो होता है, डबल ए या तो कैपिटल ए और स्मॉल ए. करेक्ट. ओके, परफेक्ट. ठीक है. एंड जो डीएनए है उसके 4 नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, वो भी मॉड्यूल में मेंशन किया था. जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जिससे पूरा डीएनए का जो दोनों हेलिक्स है वो कंबाइन होता है. तो उनको हम क्या कहते हैं, वो बेसिस को? कौन से 4 टाइप के बेसिस प्रेजेंट होते हैं? मैम ये एलिल नाइट्रोजन बेस. नहीं, नाइट्रोजनस बेसिस. अब डीएनए का जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड होता है. फिनोटाइप वो क्या? नहीं, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? ये जो डीएनए है ना, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में कनेक्टेड होता है नाइट्रोजनस बेसिस से. तो वो कौन से बेसिस हैं, उनका नाम क्या है? थायमाइन, एडेनाइन, हिस्टोन.
and punine, Hmm. GUANINE, that is Hmm. base pair, nitrogenous. Correct. So I think all this is clear. Now we can start with our नेक्स्ट क्लास ओके। इस क्लास में भी मैंने पहले क्लासेस का थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाला है ताकि आपको साथ साथ में रिवीजन होता रहे एंड हम आगे प्रोसीड कर सके इन द सेम वे ओके। सो फर्स्टली अब हमने पिछले क्लासेस में देखा राइट कि न्यूट्रिशन इज नो लॉन्गर वन साइज फिट्स ऑल, मतलब हम सेम टाइप का फूड सेम टाइप का न्यूट्रिशन सबको नहीं दे सकते। क्यों? जीन अलग रहते, डीएनए की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो एक मास्टर इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, करेक्ट। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, उसका जो डीएनए का इंफॉर्मेशन होता है वो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट है, राइट। इसलिए न्यूट्रिशन जो है वो कभी भी हम किसी भी दो पर्सन को सेम टाइप का न्यूट्रिशन नहीं दे सकते ओके। दैट जो हम सबको पर्सनलाइज न्यूट्रिशन देते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर डीएनए प्रोफाइल, उसे हम प्रिसिजन न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, प्रिसिजन न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? जब हम डीएनए के अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिशन देते हैं, दैट इज प्रिसिजन न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो आपका जेनेटिक्स है, जो आपका डीएनए है ओके, वो डिसाइड करता है कि आपके जो बॉडी में फूड है वो कैसे मेटाबोलाइज होगा और कैसी जो आपकी बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को लेके रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। अब जो डीएनए है उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन है, डीएनए के पास पूरी कोडिंग होती है हमारी बॉडी की, राइट। तो कैसे जो भी आप फूड खा रहे हो वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होगा या नहीं होगा, या फिर जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे आपकी बॉडी में रिस्पॉन्ड करेंगे, वो डिसाइड करता है आपका डीएनए, ठीक है। सो इस मॉड्यूल में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, आपको पता है कि जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसमें पूरे ऑर्गेनिज्म का इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फंक्शनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, सब में डीएनए होता है, ठीक है। जितनी भी सेल्स हैं जो रेप्लिकेट कर सकते हैं, जितने भी सेल्स हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन सब के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। बीट एनिमल्स, बीट प्लांट्स और बीट एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जैसे ही जब वो रेप्लिकेट होता है, न्यूक्लियस में से डीएनए रेप्लिकेट होता है तो आइडेंटिकल कॉपी बनता है डीएनए का, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना डीएनए पास ऑन करता है तो वो एक कॉपी बना लेता है जैसा उसका पुराना डीएनए था उस तरह से ही, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन में चेंजेस आते हैं ओके, एंड दैट इज हाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म ओके। नाउ हम डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। जो ये डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जो यहाँ पे आपको बेस पेयर्स दिख रहे हैं ना, इनमें कोडिंग होती है, ठीक है। अब कोडिंग कैसी होती है? कोडिंग होती है 4 लेटर्स में, A, T, G और C। ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनके 4 लेटर में कोडिंग होती है A, T, C, G। A का फुल फॉर्म होता है एडेनाइन, T इज थायमीन, C इज साइटोसाइन एंड G इज गुआनाइन ओके। ये काफी स्पेसिफिक तरीके से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। अब ये कंबाइन कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डीएनए में स्पेसिफिकली जो A है वो हमेशा T के साथ ही कंबाइन होता है ओके, और जो G है वो हमेशा C के साथ ही कंबाइन होता है, ठीक है। अब ये जो है इस जोड़ी को हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं ओके। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री।
Correct. This is called complementary base pairing. So, can you repeat for me कि कौन सा nitrogenous base किसके साथ combine होता है? A with A और G with C. Correct. ठीक है. And जो ये nitrogenous bases हैं, ये मिलकर फिर जो double helix का strand होता है, वो बनाते हैं, जिसे हम ladder-like structure कहते हैं. Okay. And जो ये स्ट्रक्चर था लैडर लाइक विद डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको किसने डिस्कवर किया था 1953 में? वॉटसन एंड क्रीक ने. ओके, ये भी आप लिख लीजिए, वॉटसन एंड क्रीक ने. कोई आप प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बिकॉज वॉइस बहुत एको हो रही है. Okay, yes. So one second. So we were discussing the structure of DNA. तो ये जो एडेनाइन है थायमीन के साथ कनेक्ट होता है, गुआनिन जो है वो साइटोसाइन के साथ कनेक्ट होता है. एंड ये कनेक्ट कैसे होता है? कुछ तो अगर आपको दो चीजें साथ में कनेक्ट करनी है तो कोई ना कोई तो ग्लू होना चाहिए या कुछ ना कुछ एक बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनको कनेक्ट करते हैं. एंड ये कोडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बॉन्डिंग इम्पोर्टेंट है आपके डीएनए का, जो आपका जो जेनेटिक कोड है उसकी स्पेसिफिसिटी के लिए, कि अगर आपका डीएनए कोड जो है अगर वो सेम उसी ऑर्डर में होगा तभी जो हमें रिजल्ट चाहिए उस बेसिस पे आ पाएगा. ठीक है, तो डीएनए की एक्यूरेसी के लिए एंड डीएनए कैसे रेप्लिकेट हो रहा है इस कोड के बेसिस पे ही, जो ये ATCG का कोड है, इस कोड के बेसिस पे ही डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है. ये जो डीएनए है, क्योंकि हर एक सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, नए सेल्स फॉर्म कर रहा है. ओके, तो प्रोटीन बनाने के लिए भी हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो पाता है. ठीक है, तो ये जो कोड है ना यहाँ पे प्रेजेंट ATCG का, इसकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है नए बेस पेयर्स बनाने के लिए, नया डीएनए बनाने के लिए, एंड एक जो प्रॉपर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है एक ह्यूमन बॉडी का, उसे मेंटेन करके रखने के लिए. ठीक है, देन जो ये डीएनए का बैकबोन है, ओके, मतलब ये तो जो बेस पेयर हो गए. ठीक है, ये लैडर लाइक जो है ये बेस पेयर हो गए. ओके, एंड जो ये आपको हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बीच में तो आपके नाइट्रोजनस बेसिस आ गए. जो ये हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर शुगर फॉस्फेट बैकबोन. अब जो मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तीन चीजों से. नाइट्रोजनस बेस जो है वो तो ATCG हो गए, करेक्ट. देन जो ये बचा हुआ पोर्शन है हेलिक्स लाइक, ये बना होता है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से. ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलल रन करते हैं. ओके, ताकि जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या रेप्लिकेशन होता है, क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है, उससे कैसे प्रोटीन बनता है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी. और जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमने समझ लिया कि एक तो होता है ये जो हेलिक्स लाइक है, दीज आर शुगर एंड फॉस्फेट बोन, एंड जो बीच में लैडर लाइक है जिससे ये कनेक्टेड होते हैं हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में कंबाइन होते हैं. ओके, ठीक है. नाउ जैसे कि मैंने बोला एंटी पैरेलल रन करते हैं, तो जो एक हेलिक्स है ना उसको हम ऊपर में 5 नंबर देते हैं, 5, और जो उसका नीचे का पोर्शन रहता है दैट इज 3. ठीक है, अब ये 5 और 3 है, तो जो दूसरा हेलिक्स है वो रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में. यानी कि अगर यहाँ पे 5 है, स्टार्टिंग 5 है इसका, तो सेकेंड वाले स्ट्रैंड का स्टार्टिंग क्या होगा, 3. अंडरस्टूड. एंटी पैरेलल है, तो अगर ऊपर वाला पोर्शन 5 है तो नीचे वाला पोर्शन 3 होगा. ओके, एंड सेम इज विद, ओके, सो अगर ऊपर वाला पोर्शन 5 है
तो नीचे वाला पोर्शन 3 होगा. ओके, एंड सेम इज विद ये अपोजिट हेलिक्स स्ट्रैंड. तो अगर एंटी पैरेलल है तो इसमें क्या होना चाहिए, ऊपर 3 एंड नीचे 5. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये समझ में आई आपको चीज कि ये जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. तो अगर जो एक स्ट्रैंड है वो 5 से 3 में रन कर रहा है, 5 से 3 में अगर रन कर रहा है, तो जो सेकेंड स्ट्रैंड है दैट विल रन 3 to 5 उल्टा. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आई ये चीज? ओके, सो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, कोई आप मुझे एक्सप्लेन करो दैट व्हाट इज दिस डीएनए स्ट्रक्चर, सो दैट आई नो कि आप सबको समझ में आया है. ये 5 to 3 और 3 to 5 भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम आगे का प्रोसेस समझ सके कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है. ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? कैन एनीबडी प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी? मैम आपने उधर से स्क्रीन छोटी की क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? स्क्रीन मतलब बहुत छोटी आ रही है. ओके, एक सेकेंड, मैं आपको वापस से शेयर करती हूँ स्क्रीन. मतलब नाइट्रोजनस बेस वगैरह नेम भी बहुत छोटे दिख रहे हैं. One second, I'll share my screen again. अभी दिख रहा है आपको? वैसा ही है, छोटा ही है. बिकॉज आप अब वापस से चेक करिए, सब बाकी सबको स्क्रीन छोटी दिख रही है. Is the screen fine? एक बार आप अपनी साइड से चेक करिए बिकॉज मेरे साइड से फुल स्क्रीन में शेयर है. ठीक है, आज ऐसा ही दिख रहा है मैम, वो मैंने किया. एक बार आप जो डायग्राम है ना वो शो बहुत छोटे दिख रहे हैं, उसका नेम नहीं दिख रहा है. एक बार रीजॉइन करने का ट्राई करिए. डायग्राम शो नाही होते, मतलब जे डायग्रामचं नेम दिसत नाही आपल्याला. ठीक है मैम, आप स्टार्ट कीजिए. ओके, DNA structure is double helix with nucleotide, phosphate group and sugar plus four nitrogenous bases, AT or GC. A can combine with T or G combine with C only. करेक्ट. एंड कैसे कंबाइन होते हैं वो आपस में? And hydrogen A with T or G with C. हाइड्रोजन बॉन्ड से हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं. और जो न्यूक्लियोटाइड है वो एंटी पैरेलल रन करते हैं. तो पहला 5 to 3 और 3 to तक जाते हैं. करेक्ट, परफेक्ट. ठीक है, सो बेसिकली हमें समझ में आ गया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड द एंटायर जीनोम? ठीक है, नाउ एक जीन जो है, जीन सिंगुलर होता है. सिंगुलर मतलब डीएनए का एक सेगमेंट जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जिससे कि प्रोटीन बन सकता है. ठीक है, एक डीएनए है जो कि आपका एक सेट ऑफ डीएनए है. ओके, एक सेट ऑफ डीएनए है जिससे आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम जीन कहेंगे. ठीक है, बट आपके बॉडी में जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है, एक ऑर्गेनिज्म का जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है, पूरा इंफॉर्मेशन है, उसे हम कहते हैं जीनोम. ठीक है, तो जीनोम का एक हिस्सा होता है जीन.
ठीक है, जीन या फिर डीएनए, जीन जो कि एक शॉर्ट डीएनए सेगमेंट से बना होता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड? हे वरचे काय झालं तरी चालेल. ओके. एंड अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर हम मिलाकर बात करें तो 20,000 से लेकर 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. जीन क्या होता है? एक स्पेसिफिक डीएनए के सेगमेंट्स जो कि एक प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. बट जीनोम पूरा एंटायर बॉडी के जेनेटिक सीक्वेंस को, पूरे एंटायर बॉडी के जीन्स को अगर हम कंबाइन करें तो उसे हम जीनोम कहते हैं, ठीक है. जैसे स्कूल में क्लासेस होती है, लाइक अगर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की बात करें, कि अगर 5th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो उस स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, B, C, D, F. तो उस सेक्शंस को हम कह सकते हैं जीन. एंड जो पूरा क्लास है, ओवरऑल पूरा एक ग्रुप है जो स्टैंडर्ड है, दैट इज 5th स्टैंडर्ड, दैट इज द जीनोम. अंडरस्टूड? Yes. One second. ओके. सो अब जेनेटिक कोड क्या होता है बॉडी में, कैसे जेनेटिक कोड डिफाइन होता है, क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ना कि डीएनए का जो है सेगमेंट, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो कि कोड फॉर्मेशन में A, T, C, G के फॉर्म में होते हैं, करेक्ट. अब ये जो है ये ही डिफाइन करते हैं कि कैसे डीएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है. तो कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक डीएनए स्ट्रैंड है वो एक 5 to 3 होता है और जो दूसरा है वो 3 to 5 होता है. ओके. नाउ सबसे पहले जो डीएनए है ना वो एमआरएनए पे बनता है, मतलब वन स्ट्रैंड बनता है जिसे हम एमआरएनए कहते हैं, ठीक है. उसके पहले एक काम करते हैं, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है ताकि आपको कोड अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है. जो ये आपका डीएनए है ना वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या करता है? डीएनए पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आरएनए बनाता है, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंड बनाता है. इस आरएनए से फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बनता है. ओके. नाउ ये प्रोसेस कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके. देन मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे जो आपका डीएनए है डीएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, जिसे हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं. It could just be called the central dogma of all of life because it explains how you and I take this conglomeration of genetic information from each of our parents and how this information gets transferred into generating a full-blown human being like you and me. So some very clever scientists, Francis Crick and James Watson, or Watson and Crick, as they're often referred to as, are credited with discovering this dogma, which they say deals with the detailed residue-by-residue transfer of sequential information. Or, as Marshall Nierenberg, who won the Nobel Prize in Physiology and Medicine, once said, DNA makes RNA makes protein. And I think this simple explanation really just says it all. So let's explore this concept a little bit further. So we have 3 major players here. DNA and RNA are nucleic acid, which are made up of nucleotides, and proteins are made up of amino acids. And the information starts at the most basic level stored as DNA, which can then be restored as DNA when DNA copies itself in a process called replication. Then DNA can be copied into RNA in a process called transcription. And then finally, you can use the information in RNA to synthesize a protein in a process called translation. Now, since DNA, RNA, and protein are linear polymers, this means that each individual unit or monomer is only attached to at most 2 other units. So say we have a monomer, which is just one unit. They are connected in a series like this, which makes it a linear polymer. And this is the same for DNA. If each of these is a deoxyribonucleic acid,
for RNA if it's a ribonucleic acid, or a protein, which are just amino acids all connected in a linear polymer. So what does this mean? This means that the specific sequence of each of these monomers effectively encodes information, and that the transfer of information is faithfully preserved from DNA to RNA to protein. Each polymer sequence is used as a template for the synthesis of the next polymer. And you could go into any step in this sequence and determine what the corresponding polymers would look like. So in other words, you could take DNA and obviously figure out what the corresponding RNA would look like, and then what the corresponding protein would look like. So this whole process is the central dogma. It can sometimes be a little bit tricky to keep all of these terms straight, so I'll try to break it down a little bit for how I like to remember them. For DNA, I think it's pretty easy. When you go from DNA and DNA makes a copy of itself, it's called replication because DNA is just replicating itself. It's making the same copy of itself. Transcription and translation, on the other hand, it's kind of easy to get these two terms mixed up. One of them obviously is talking about DNA to RNA, whereas the other one is talking about going from RNA to protein. So if you look at the word transcription, it has the word script in it. So I think of it as going from one written form to another kind of written form. And both use nucleic acid. So they both use this sort of alphabet, if you will, of nucleic acids. And so you're just going from one kind of alphabet to the next kind of alphabet. Translation, on the other hand, which is also the same term that we use when translating one language to another, describes going from nucleic acid to amino acid. So it's like you're using one kind of language and going to another kind of language because you're going from nucleic acid building blocks to amino acid building blocks. So hopefully that helps you keep these terms straight a little bit. So what did we learn about the central dogma? Just remember the simple statement that DNA makes RNA, which makes protein. ओके सो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, अगर जब भी आपको प्रोटीन बनाना है, ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए आपका जो डीएनए है वो आरएनए बनाता है. आरएनए से फिर आइडेंटिफाई होता है कि कैसा टाइप का प्रोटीन बनेगा. ठीक है, नाउ प्रोटीन बनाने के लिए अब प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे अमीनो एसिड से बना हुआ होता है. ठीक है, तो ये जो एमआरएनए है ये अमीनो एसिड्स बनाते हैं. एंड अमीनो एसिड बनाने के लिए आप एक आरएनए जो है वो एक कोड जो है वो एक अमीनो एसिड बनाएगा, दूसरा कोड जो है वो दूसरा अमीनो एसिड बनाएगा. ठीक है, ऐसे तीन कोड होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम एक कोड की बात करें, ये आपका आरएनए जो मैंने आपको बता दिया कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है. ओके, सो ये आपका आरएनए है. आरएनए अगर 5 to 3 स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड का होता है आरएनए. ओके, आरएनए में हर जगह एक स्टार्ट कोडॉन होता है. ये जो 3 का पेयर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोड्स होते हैं ATGC एंड तीन को अगर हम साथ में ले तो ग्रुप ऑफ 3 को हम कहते हैं कोडॉन. ठीक है, अब हर एक आरएनए में एक होता है स्टार्ट कोडॉन और एक होता है स्टॉप कोडॉन. स्टार्ट कोडॉन का मतलब है जहां से आपका प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, एंड स्टॉप कोडॉन का मतलब है जहां पे आपको सिग्नल मिलेगा कि अब जो आगे प्रोटीन फॉर्मेशन है वो स्टॉप करना है. ठीक है, तो जब स्टार्ट और हर एक कोडॉन का मतलब ये जो 3 का ग्रुप है ना, हर एक कोडॉन का एक फंक्शन होता है कि ये इस टाइप का ही अमीनो एसिड बनाएगा. ओके, तो अगर हम AUG कहें, AUG जो है वो स्टार्ट कोडॉन होता है. ठीक है, एंड इससे बनता है मीथोनाइन. देन उसके बाद अलग अलग ऐसे 3 के पेयर में आते हैं, ऐसे छोटे छोटे अमीनो एसिड बनते जाते हैं एक कोडॉन से. एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनता है, दूसरे कोडॉन से दूसरा अमीनो एसिड बनता है, तीसरे कोडॉन से तीसरा अमीनो एसिड बनता है. ठीक है, फिर ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये मिलकर पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, जहां से आपको सिग्नल मिलता है कि आपका प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, एंड जो स्टॉप कोडॉन है वो डिफाइन करता है कि यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होगा. ठीक है,
तो जो स्टार्ट हुआ एंड एंड हुआ, ये अमीनो एसिड्स बने, ये आपस में मिलकर चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाकर प्रोटीन बनाते हैं। ओके, 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम कोडॉन कहते हैं, जो कि एक अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नाउ हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, नाउ ये प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से प्रोटीन बनता है। ओके, नाउ सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि कोड तो एटीजीसी था, यहाँ पे यू कहाँ से आया। तो जो हमारा डीएनए होता है ना, उसमें एटीजीसी होता है, पर जो आरएनए है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए के पास टी नहीं होता, आरएनए के पास होता है यू। तो जो ए है वो यू से कंबाइन करता है और जो जी है वो तो सी से ही कंबाइन करता है। तो आरएनए के पास टी नहीं होता, यू होता है, यू को हम कहते हैं यूरासिल। ओके, अंडरस्टूड। सो अब डीएनए को प्रोटीन बनाना है, ठीक है, पर अगर एक ही डीएनए है वो आरएनए बना देगा, उससे प्रोटीन बन जाएगा, तो जो डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो तो खराब हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए का एक कॉपी बनाते हैं। जो एक्चुअल डीएनए है वो तो बॉडी में रहता ही है, पहले डीएनए का कॉपी बनता है, डीएनए का एक कॉपी बनता है जिसके थ्रू फिर हम आरएनए बना सकते हैं। क्योंकि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तब डीएनए का स्ट्रक्चर तो टूट जाएगा, ये डबल स्ट्रैंड का है पर आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड का होता है, तो हमको उसके लिए डीएनए को तोड़ना पड़ेगा ताकि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन सके। ओके, तो पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए का कॉपी बनता है, जिस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे ही आपका जो ओरिजिनल डीएनए है, क्रोमोसोम से जो ओरिजिनल डीएनए है वो ऐसे ब्रेक होता है, मतलब ऐसे ब्रेक होता है, देन उसका कॉपी बनके 2 डीएनए में वो फॉर्म हो जाता है। ओके, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए स्ट्रैंड बन गए, आइडेंटिकल कॉपी बनाता है डीएनए अपना। ठीक है, ओके, इसमें अब कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये आपको समझ में आया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। एक क्रोमोसोम से एक ओरिजिनल डीएनए निकला, उसको हमने रेप्लिकेट किया, मतलब सेम टाइप के 2 डीएनए उससे बना दिए। ओके, दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ अब डीएनए रेप्लिकेशन से आपका जो डीएनए आपने रेप्लिकेट किया, डीएनए रेप्लिकेट करने का मेन फंक्शन क्या था, मेन मोटिव क्या था, कि हम इस डुप्लीकेट डीएनए से आरएनए बना सके तोड़ के। ठीक है, तो ये आपका बन गया डुप्लीकेट डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट डीएनए का जो स्ट्रैंड है उससे क्या बनता है, आरएनए कोड करके। ठीक है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का, उसमें से कंबाइन होके बनता है आपका आरएनए। ओके, कि जैसे इसमें आप देख सकते हैं ए के साथ टी कंबाइन करता है, जैसे यहाँ पे अगर टी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में आरएनए में क्या बनेगा, ए। अगर यहाँ पे ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में आरएनए में क्या बनेगा, यू, क्योंकि आरएनए के पास टी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर सी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बनेगा, जी। अगर टी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बना, ए। करेक्ट, तो ऐसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से फिर बनता है एक आरएनए का थ्रेड। ठीक है, एक आरएनए का स्ट्रैंड बनता है। हमने अभी तक क्या किया, पहले जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट किया, मतलब उसको पहले तोड़ा एंड 2 डीएनए में बनाया। ठीक है, ताकि हमारे पास डीएनए की कॉपी बन जाए। अब इस डीएनए की कॉपी से हम वो टेम्पलेट स्ट्रैंड लेते हैं, जो कोड वाली हमारी स्ट्रैंड है, जो हमने डिस्कस किया था ना, 3 to 5 और 5 to 3, राइट। तो 3 to 5 वाली स्ट्रैंड को लेते हैं एंड उस पे आरएनए बनता है अपोजिट उस पे 5 to 3 वाली स्ट्रैंड पे। ठीक है, देन आरएनए जो है ये सिंगल हेलिक्स बनकर आ गया। अब इस आरएनए हेलिक्स से हम बनाते हैं प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जो ये आरएनए है ये, ठीक है, ये आपका आरएनए है। आरएनए राइबोसोम के साथ कंबाइन होता है एंड ऐसे छोटे छोटे अमीनो एसिड बनाकर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये कोड को आइडेंटिफाई करके आरएनए अमीनो एसिड्स बनाता है जो कि कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। ओके, सो नाउ हमने क्या पढ़ा, जो डीएनए है वो सबसे पहले
टूटकर 2 नए डीएनए बनाता है जो कि डुप्लीकेट कॉपी होते हैं इसके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, देन हमारे पास डीएनए की कॉपी बन गई। अब उस कॉपी से हम आरएनए बनाते हैं कोड करके। ये कोड यूज कर डीएनए का कोड यूज करता है आरएनए फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये आरएनए बन गया। नाउ जो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देन डीएनए से आरएनए बन गया। अब इस आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए डीएनए के पास जो कोड था उसने आरएनए में भेज दिया एंड आरएनए का जो कोड है उससे फिर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ओके, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। कोई अब किसी को समझ में आया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है? एनीबॉडी? किसी को भी समझ में नहीं आया? यस, डीएनए पहले रिप्लिकेट होता है, बाद में आरएनए बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। उसके बाद वो अमीनो एसिड बना के डिफरेंट ACG से और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। करेक्ट, परफेक्ट। तो ये जो आरएनए होता है हमने ये देख लिया ना कि डीएनए पहले रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेट होकर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए बनाता है। ठीक है, एंड आरएनए बनाने के बाद प्रोटीन बनाता है। नाउ इस आरएनए में भी कोड्स होते हैं। ठीक है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है उसे हम कोडॉन कहते हैं। ठीक है, एंड कोडॉन 2 टाइप के होते हैं, एक स्टार्ट कोडॉन और एक स्टॉप कोडॉन। मतलब अगर प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो सिग्नल मिलना चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट होना है या फिर यहाँ पे एंड होना है, क्योंकि जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक प्रोटीन फॉर्मेशन पता कैसे चलेगा? ठीक, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक स्टार्ट कोडॉन होता है जिसे हम कहते हैं AU, जो कि होता है AUG। ठीक है, AUG जो कोड है दैट इज द कोड फॉर स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन का एक ही कोड है AUG। ओके, एंड जो स्टॉप कोडॉन है मतलब जो सिग्नल देते हैं कि अभी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होना है, वो 3 कोड में होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? जो कि आपके जो कि आरएनए में सिग्नल होता है कि यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। एंड स्टॉप कोडॉन क्या होता है? जो कि सिग्नल करता है कि अब यहाँ पे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल होते हैं। हर एक डीएनए से जब आरएनए बनता है, बॉडी में जितने भी आरएनए हैं उसमें ये ही स्टार्ट कोडॉन होते हैं और ये ही इनमें से कोई एक ही स्टॉप कोडॉन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है? कोई रिपीट करेगा? स्टार्ट कोडॉन का कोड क्या होता है? AUG। यस, AUG जो है वो मीथियोनाइन के लिए मीथियोनाइन बनाता है। ठीक है, एंड जो स्टॉप कोडॉन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, ये जो कोड्स है ना ये किसी भी अमीनो एसिड को नहीं बनाते। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि AUG जो है वो मीथियोनाइन बनाता है। ठीक है, बट क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन के सिग्नल्स हैं UAA, UAG, UGA। ठीक है, ये सिग्नल क्या है कि इसके आगे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके आगे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इनसे कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनता। जो स्टार्ट कोडॉन है AUG, उससे क्या बनता है? कौन सा अमीनो एसिड बनता है? मीथियोनाइन। ठीक है, पर जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं उनसे कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनता। अब क्योंकि कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनता, इससे हमें पता चलता है कि इसके आगे हमें और प्रोटीन, इसके आगे और अमीनो एसिड नहीं बनाना है। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे स्टॉप हो गया। ओके, अंडरस्टूड? नाउ जब यहाँ से स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट कोडॉन से जब प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो उस स्टार्टिंग टर्मिनस को हम कहते हैं एंड टर्मिनस। ठीक है, और जहां पर
प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो एक अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे जुड़ते हैं आपस में, उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। इस एंटायर स्ट्रक्चर को फिर हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो जो ये अमीनो एसिड्स है इसकी भी एक चेन होती है, जैसे आरएनए की चेन है, जैसे डीएनए की चेन है, वैसे ही अमीनो एसिड्स की चेन होती है जो कि आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। तो जो ये चेन है उसके स्टार्टिंग को हम कहते हैं एन टर्मिनस, और जो चेन की एंड है उसे हम कहते हैं सी टर्मिनस। ओके, अंडरस्टूड? Yes. ओके, सो जो स्टार्ट कोडॉन है वो बनाता है मीथियोनाइन, और जो स्टॉप कोडॉन है उससे किसी भी अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। अंडरस्टूड? कोई मुझे रिपीट करो कोडॉन क्या होते हैं? कोई भी रिपीट करिए, कोडॉन्स क्या होते हैं? 3 mRNA बना के AUG कोडॉन बनते। स्टार्ट कोडॉन AUG ये स्टार्ट कोडॉन है, और UAA, UAG और UGA ये स्टॉप कोडॉन है। ये 3 ये बनेगा स्टॉप कोडॉन है। ओके, सो यस, स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो होता है AUG, स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो होते हैं डिफरेंट टाइप के, UAA, UAG, UGA, ठीक है। नाउ हम, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो कोड्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, कौन से अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन बनाएंगे, कौन से कोड से कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, और फिर कैसे टाइप का प्रोटीन बनेगा, ये डिसाइड करते हैं ये कोड्स, ठीक है। अब ये जो कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब एक अगर आप बैक्टीरिया में भी जाकर देखोगे तो बैक्टीरिया में भी आपको यही कोडॉन्स मिलेंगे, ठीक है। यही ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड होगा और उस कोडॉन से वही अमीनो एसिड बनेगा। अगर बैक्टीरिया के पास AUG का है कोडॉन तो उस बैक्टीरिया में भी AUG से मीथियोनाइन ही बनेगा, ठीक है। तो चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी पैरासाइट हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, उनमें ये जो कोडॉन्स हैं वो यूनिवर्सल होते हैं थ्रू आउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये कोड्स हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। मतलब आपको पता है कि आपके पास ये कोड है, उससे ये पर्टिकुलर सेट ऑफ अमीनो एसिड बनेंगे जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। नाउ अब एक जो ये कोड है डीएनए स्पेसिफिक होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये कोडिंग क्या है, प्रॉपर परफेक्ट रहनी चाहिए, ठीक है। अगर परफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर म्यूटेशन हो गया इसमें, इस डीएनए में अगर म्यूटेशन हो गया, डीएनए में म्यूटेशन हो गया मतलब डीएनए का कोड चेंज हो जाएगा। अब डीएनए का कोड चेंज हो गया तो डीएनए से जो आरएनए बन रहा है उसका कोड भी चेंज हो जाएगा। एंड आरएनए में अगर कोड चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपका जो स्टॉप कोडॉन है वो यहाँ पे आना था, ठीक है, पर ड्यू टू म्यूटेशन स्टॉप कोडॉन यहाँ पर नहीं, स्टार्ट कोडॉन के नेक्स्ट ही आ गया, तो उससे क्या होगा, जो आपका प्रोटीन बनना था वो नहीं बनेगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 अमीनो एसिड बनेंगे, एंड ये 2 अमीनो एसिड से वो डिजायर्ड प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन हमें चाहिए था वो नहीं बनेगा, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, कि अगर डीएनए म्यूटेशन होता है तो ये जो कोड है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये जो कोड है ये गलत अगर कोडिंग हो जाती है तो उससे जो आपका प्रोटीन फॉर्मेशन है दैट इज डिस्टर्ब, ठीक है। तो अगर हमें प्रॉपर प्रोटीन जो चाहिए था वो हमें नहीं मिलता, प्रोटीन का फॉर एग्जांपल या तो लेंथ छोटा हो जाता है, या तो कई बार स्टॉप कोडॉन यहाँ पे नहीं है, इसके और आगे है, तो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, उससे भी जो प्रोटीन है वो डिफरेंट फॉर्म हो जाएगा इंस्टेड ऑफ व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, ठीक है। समझ में आई आपको ये चीज?
कि डीएनए म्यूटेशन क्या होता है। अभी डीएनए म्यूटेशन में जो ये कोड है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ पे यू की जगह अगर जी आ गया, ठीक है, यहाँ पे यू होना चाहिए था पर यू की जगह अगर जी आ गया, तो ये जो कोडॉन है वो डिफरेंट हो जाएगा, राइट। ये जो UCG है दैट विल टर्न टू GCG, एंड UCG से तो जो अमीनो एसिड बन रहा है हमें पता है, बट GCG से दूसरा अमीनो एसिड बनेगा, तो उससे क्या होगा, जो आपका प्रोटीन है वो फिर डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो म्यूटेशन कहीं पे भी हो सकता है, अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उससे पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक लेटर चेंज हुआ तो उससे आपका ये जो कोड है वो डिफरेंट आ गया, एंड कोड से फिर जो आपका प्रोटीन बनना है वो डिफरेंट बन जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये चीज समझ में आई कि ये कोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर जेनेटिक कोड में म्यूटेशन आते हैं तो उससे जो डीएनए का प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें भी नया कोड बनेगा, डिफरेंट कोड बनेगा, एंड जब एमआरएनए में भी डिफरेंट कोड बनेगा तो उससे प्रोटीन भी आपका मैल फंक्शन हो सकता है, डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बन सकता है, या तो फिर प्रोटीन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इम्यून फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। नाउ आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, समझ में आया आपको? Yes. ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ डीएनए से रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का पहले रेप्लिकेशन होता है, फिर उसके बाद डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू आरएनए बनता है, एंड देन उससे बनता है प्रोटीन। ये चीज आपको समझ में आई प्रॉपरली कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? Yes. ओके, सो नाउ अब जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है। अब डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए पहले डीएनए को खोलना पड़ता है, अनवाइंड करना हम जिसे कहते हैं, ठीक है। पहले डीएनए का जो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, उसे सुलझा के अलग अलग स्ट्रैंड में डिवाइड करना पड़ता है। तो इस अनवाइंड वाला जो प्रोसेस होता है, मतलब जिसकी हेल्प से आपका डीएनए दो अलग अलग स्ट्रैंड में डिवाइड होता है, उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? हेलिकेज, ठीक है। जो हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए को अनवाइंड करता है और दो अलग अलग स्ट्रैंड में, दो अलग अलग जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है उसमें डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? डीएनए हेलिकेज, ठीक है। तो डीएनए हेलिकेज हेल्प करता है डीएनए को डिवाइड करने में, एंड जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, अब जो दो स्ट्रैंड में डिवाइड हो गया ना, उसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नए स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि ये जो ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है इसके अराउंड अगर हम एक और स्ट्रैंड बना देंगे तो ये वापस से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनके डीएनए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो एक डीएनए है, डीएनए को डिवाइड किया दो स्ट्रैंड्स में, ये आपका ओरिजिनल स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एक डीएनए था उसका जो डबल हेलिक्स था, उसका एक सिंगल हेलिक्स इधर आ गया, एंड जो दूसरा हेलिक्स है वो इधर आ गया। कौन से एंजाइम के हेल्प से? डीएनए हेलिकेज, ठीक है। नाउ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इस ओरिजिनल डीएनए के ऊपर दूसरा स्ट्रैंड बनाता है ताकि डीएनए, नया डीएनए का कॉपी तैयार हो सके, ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आई ये चीज? ठीक है। तो डीएनए, आइडेंटिकल डीएनए कैसे बनते हैं? ये आपका क्रोमोसोम है, उसमें से ओरिजिनल डीएनए निकला, डीएनए दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दोनों दो ओरिजिनल स्ट्रैंड आपके डिवाइड हो गए दो अलग अलग जगह पे, कौन से एंजाइम की हेल्प से? डीएनए हेलिकेज। एंड देन डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनको लेकर आता है डीएनए स्ट्रैंड के पास और नया स्ट्रैंड बना देता है, ठीक है, अंडरस्टूड?
जो ऑलरेडी ओरिजिनल डीएनए है उसमें ये कोड प्रेजेंट होते हैं ATCG, उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री वो बेस बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है. ओके, just 1 second. किती मतलब है बॉडी में ऑनलाइन हाँ फोन केला तू फोन कसं काल हॉस्पिटल आज मला वेळ काय तू कोणाला होता पटकन आवडलं निघाला लेक्चर नाही हे करून केलं ते साईड त्याच्यानंतरचे जे असतं ना त्याचे रिपिटेशनचे क्वेश्चन आन्सर त्याला घ्यायचंच. Hello. यस हेलो Hello. Yes. Okay. So ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस आपको समझ में आया? कोई रिपीट करेगा कौन सा एंजाइम है जो अनवाइंड करने में हेल्प करता है? हेलिकेज. यस, डीएनए हेलिकेज. और कौन सा एंजाइम है जो कि नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है? डीएनए पॉलीमर्स राइट, डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया. डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद आरएनए बनता है जिसे हम एमआरएनए कहते हैं. ठीक है, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड में होता है. और ये जो अब डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ये डीएनए है आपका हेलिक्स. अब इसमें दोनों साइड में जो ये आपका 3 to 5 वाला स्ट्रैंड होता है ना, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से नया एमआरएनए बनता है. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नया स्ट्रैंड बना रहा था, वैसे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो नया आरएनए बनाने में हेल्प करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करने में हेल्प करता है डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से. ठीक है, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? आरएनए पॉलीमरेज. ओके, जैसे डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज था नया एंजाइम नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, वैसे ही डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए बनाने में कौन हेल्प करता है? आरएनए पॉलीमरेज. ओके, देन जो आरएनए बना है वो अब आरएनए तो जो आपका है वो सेल के न्यूक्लियस में बना है. ओके, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस हो जाता है आपके सेल के न्यूक्लियस में. पर अब जो साइटोप्लाज्म है, मतलब सेल के न्यूक्लियस के बाहर का एरिया जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अराउंड राइबोसोम्स होते हैं. जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. राइट, तो जो ये आपका आरएनए बना है, डीएनए से हमने आरएनए बनाया. आरएनए जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से वो आता है साइटोप्लाज्म में. And in this cytoplasm,
साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की हेल्प से, राइबोसोम हमने पढ़ा था क्या होता है, राइट? राइबोसोम आपका प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है? तो राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं, टीआरएनए को लेकर आते हैं एमआरएनए के पास, और ये टीआरएनए जो है वो एमआरएनए का जो कोड है वो आइडेंटिफाई करके अमीनो एसिड बनाता है। ओके, नाउ क्या बताया मैंने आपको, पहले हमने डीएनए से क्या बनाया, डीएनए से हमने बनाया एमआरएनए, ठीक है? डीएनए से बना एमआरएनए। ओके, एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। ओके, मैसेंजर आरएनए जो है वो जाता है सेल के न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में, एंड साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, टीआरएनए। ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए एमआरएनए का कोड पढ़ता है, ठीक है? टीआरएनए एमआरएनए का कोड पढ़ के अमीनो एसिड्स लेकर आता है। ओके, टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए, ठीक है? आप कहीं पे लिख लीजिए, एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए इज ट्रांसपोर्ट आरएनए। ओके, तो जो ये ट्रांसपोर्ट आरएनए है, ये पकड़ पकड़ के जो एमआरएनए का कोड है उसके अकॉर्डिंग कि एमआरएनए के पास कौन सा कोडॉन है एंड उस कोडॉन को कौन सा न्यूक्लियोटाइड चाहिए। अब अगर उसे दिखता है कि यहाँ पे AUG है, ठीक है, तो वो कौन सा अमीनो एसिड ढूंढ कर लेके आएगा, मीथियोनाइन, ठीक है? ऐसे ही अलग अलग कोडॉन का अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वो कोडॉन को रीड करके टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड लेकर आता है, एंड ये अमीनो एसिड जो बनते हैं वो एक चेन की तरह बनते हैं, पहले राइबोसोम की हेल्प से, एंड ये से हम फिर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है? सो बेसिकली अभी तक का प्रोसेस क्या था, पहले डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हुआ, इस डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है उसने हेल्प किया इसको अनवाइंड करने में, ठीक है, 2 डिफरेंट स्ट्रैंड में डिवाइड करने में। देन डीएनए पॉलीमरेज से न्यू स्ट्रैंड बना जिससे कि डुप्लीकेट डीएनए बन गया, ठीक है? फिर इस डुप्लीकेट डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसमें से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से एमआरएनए बना। ओके, कौन सा आरएनए बना, एमआरएनए। ओके, एमआरएनए से फिर हमने क्या किया, टीआरएनए नहीं, एमआरएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस से बाहर गया, ठीक है? ये सब जो अभी तक का प्रोसेस हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था, सेल के न्यूक्लियस में। अब इस सेल के न्यूक्लियस से आपका एमआरएनए बाहर जाता है, अब एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के पास जाता है, ठीक है? देन राइबोसोम के अंदर क्या होता है, जो बाहर टीआरएनए प्रेजेंट होता है ना, टीआरएनए साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, अलग अलग अमीनो एसिड्स ढूंढकर लेकर आता है एमआरएनए के कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है? देन उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं, एंड ये अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? कोई रिपीट करेगा ये पूरा प्रोसेस, द एंटायर सेंट्रल डॉगमा जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी तक, जो हमने पढ़ा है इन डिटेल कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, एंड आरएनए से फिर प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है। एनीबॉडी? With enzymes and everything. I want somebody to repeat it. Anybody? कोई भी एक रिपीट करिए। अभी इतनी देर में हमने समझ लिया ना डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है। अगर नहीं समझ में आया है तो आई विल रिपीट अगेन, बट कोई अगर जितना भी समझ में आया है एटलीस्ट आप उतना रिपीट करिए, कोई भी। शुड आई टेक नेम्स?
किसको बताना है? कोई अपना हैंड रेज करिए प्लीज। एनीबडी? अगर समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, आई विल रिपीट वंस अगेन। एनीबडी? ओके, सो राजेंद्र लाठी जी, आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया है? डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, एमआरएनए से फिर प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए से रिप्लिकेट होके हम्म, दूसरा डीएनए बनाता है, वो अनवाइंड होके हम्म, उससे एमआरएनए न्यूक्लियस में बनाता है, और न्यूक्लियस से बाहर आके वो राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, सो बेसिकली अभी तक मैंने क्या समझाया आपको कि जो डीएनए का प्रोसेस है वो रेप्लिकेशन में क्या होता है। रेप्लिकेशन में जो डीएनए है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। पहले अनवाइंड होता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से, देन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नया स्ट्रैंड बनाता है। देन ये जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, इससे फिर इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है एमआरएनए। एमआरएनए बनता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। एंड इस एमआरएनए, जब एमआरएनए बन गया, वो जाता है सेल के न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में। एंड साइटोप्लाज्म में जब वो जाता है तो राइबोसोम है वो एमआरएनए को कैप्चर करता है। एंड इस एमआरएनए में जो कोड है वो टीआरएनए कोड को पढ़ता है, एंड वो कोड को पढ़ के स्पेसिफिक अमीनो एसिड राइबोसोम के पास लेकर आता है। एंड ये सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, कोई यस बोल दो अगर समझ में आ गया तो एटलीस्ट। ये ओके, ठीक है, यस, ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया कि ये होता है सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन इस सेंट्रल डॉगमा को अफेक्ट करता है। ठीक है, नाउ जो प्रोटीन्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B6, B9 जैसे विटामिन को विटामिन B12 जो है वो, और फोलेट इज विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 और B12 मिलकर हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब जिधर डीएनए रेप्लिकेट हुआ, एंड डीएनए रेप्लिकेट होकर जो नया आरएनए बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हेल्प करता है विटामिन B9 और B12। ठीक है, अगर B12 और B9 की अगर आपने कमी होगी, अगर डेफिशिएंसी आती है, तो उससे क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो डीएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा। अगर एमआरएनए नहीं बना तो फिर उससे प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा। तो कैसे न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करता है, ये भी आपको समझ में आया कि कैसे जो न्यूट्रिएंट्स है डिफरेंट, वो आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, ये चीज समझ में आई? जो अगर फोलेट कमी है अगर आपके बॉडी में, तो उससे क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, सेल रिपेयर रीजनरेशन नहीं होगा प्रॉपरली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो हमारे जीन्स हैं वो कैसे एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जीन्स जो हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम के लिए कोड करते हैं। एंजाइम्स भी टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स कोड करते हैं। अभी जो आरएनए के पास कोड है, उस कोड से पर्टिकुलर एंजाइम बनता है। ठीक है,
तो वो एंजाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम LCT जीन की बात करें, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं जो कि एक सेट ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। जीन क्या होते हैं? एक सेट ऑफ DNA होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो अगर हम LCT जीन की बात करें तो LCT जीन जो है वो लैक्टेज एंजाइम बनाता है, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो उसके कोड से हमें क्या मिलता है? लैक्टेज एंजाइम अगर आपकी बॉडी में बना, तो अगर आपका LCT जीन जो है वो प्रॉपर है अगर, तो फिर प्रॉपरली लैक्टेज बनेगा। अब लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज जो है ना वो आपकी बॉडी में जो भी लैक्टोज आप ले रहे हैं, लैक्टोज मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, दूध, पनीर, दही, ये सब कुछ में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है एंड जिससे कि बॉडी में लैक्टोज डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है। पर अगर आपकी बॉडी में LCT जीन जो है उसमें वेरिएशन है, ठीक है, उसमें अगर कुछ चेंजेस है, अगर उसके कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेट ऑफ कोड्स होने चाहिए, अगर वो सेट ऑफ कोड में से किसी एक लेटर में भी प्रॉब्लम है या फिर उस जीन में प्रॉब्लम है तो लैक्टेज एंजाइम नहीं बनेगा। एंड अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं बनेगा तो लैक्टोज जो आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिल रहा है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से जो लैक्टोज मिल रहा है वो आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होगा। एंड अगर लैक्टोज ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है? अब जब भी आप, क्योंकि आपके पास लैक्टोज ब्रेक डाउन करने के लिए लैक्टेज एंजाइम नहीं है, तो जब भी आप लैक्टोज कंटेनिंग फूड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क लिया, आइसक्रीम लिया, मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट्स लिए, पनीर लिया, तो उससे एब्डोमेन में ब्लोटिंग होने लगती है, डायरिया हो सकता है या तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्किन में रैशेज आ सकते हैं क्योंकि वह आपके इंटेस्टाइन को इन्फ्लेम कर देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा फूड होता है जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ओके, अंडरस्टूड नाउ कि कैसे कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट है, हमने ये सब क्यों पढ़ा, क्या होता है DNA, क्या होता है mRNA, कैसे वो रेप्लिकेट होते हैं, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। अब आपको समझ में आया कि हमने वो क्यों पढ़ा? अंडरस्टूड? ये वाली चीज समझ में आई? जीन्स जो है वो एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम जो है वो मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम LCT जीन की बात करें तो वो लैक्टेज का प्रोडक्शन करते हैं जो कि आपकी बॉडी में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर इस LCT जीन में कुछ वेरिएशन है तो वो आपकी बॉडी में लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉज कर सकता है। अंडरस्टूड? Yes. समझ में आया, राइट? नाउ अब ये तो जो पहले हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट एंजाइम, ठीक है, जिससे हमें पता चला कि लैक्टोज इंटॉलरेंस कैसे हो सकता है। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। काफी सारे और भी होते हैं जैसे कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ठीक है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट फूड की एलर्जीज भी होती है, वैसे भी वो स्पेसिफिक जीन्स की वजह से होती है, ठीक है। नाउ हमने एंजाइम तो पढ़ लिया, अभी नेक्स्ट आता है कि जीन के वेरिएशंस एंड उससे न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो अलग अलग जीन्स जो होते हैं वो अलग अलग मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक जीन की बात करें, दिस MTHFR जीन, MTHFR जीन क्या करता है? आपके बॉडी में फोलेट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर फोलेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है तो आपके बॉडी में प्रॉपर फोलेट फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा वो ये जीन डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इस जीन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉपरली फोलेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा जिससे आपकी बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी आ सकती है। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि फोलेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? DNA रेप्लिकेशन, DNA से mRNA बनने के लिए, देन दिस प्रोटीन फॉर्मेशन, राइट। तो अगर MTHFR जीन में प्रॉब्लम है तो फोलेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, होमोसिस्टीन लेवल्स रेगुलेट नहीं होंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जीन्स जो हैं वो काफी सारे न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है।
देन जो हमने ओबेसिटी जीन की बात की थी हमारे पिछले लेक्चर में भी, जब हमने न्यूट्रिजेनोमिक्स न्यूट्रिजेनेटिक्स की बात की थी, हमने कहा था कि एक के पास ओबेसिटी का जीन है, एक के पास ओबेसिटी का जीन नहीं है, राइट। सो जो जीन एसोसिएटेड होता है इस ओबेसिटी के रिस्क से, उसे हम कहते हैं एफटीओ जीन। ओके, तो ये जो एफटीओ जीन है वो डिसाइड करता है कि आपके बॉडी में ओबेसिटी होगा या नहीं होगा। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन से जीन्स हैं जो कि आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। इनको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे चल के कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बट इन जस्ट कि मैं थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसका भी आपको, कि क्या जीन वेरिएंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, कैसे उनके वेरिएशंस होते हैं, उनके वेरिएशन से कैसे रिस्क होता है, वो आपको समझ में आएगा। अभी तक का आपको समझ में आया यहाँ पे? Yes. ओके, नाउ जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं? जेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं ना, वो आपके जीन में स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जो आपके जीनोम में स्पेसिफिक सीक्वेंस स्पेसिफिक कोड प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपको उस क्रॉनिक डिजीज डेवलप होने का रिस्क है या नहीं है, ठीक है। उस मार्कर को हम कहते हैं एफएनपी, ठीक है। जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में डिसाइड करते हैं आपको वो क्रॉनिक डिजीज होगी या नहीं होगी, जैसे कि डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, उनको प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, ठीक है। उन जेनेटिक मार्कर्स को हम क्या कहते हैं? एसएनपी। अब एसएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। कहीं पे लिख लीजिए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अंडरस्टूड? सो ये क्या करते हैं? आपका इफेक्ट करते हैं कि कैसे आपका जो जीन है वो मेटाबोलाइज करेगा, कैसे न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करके प्रॉपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, क्या जो डाइटरी कंपोनेंट्स है, क्या जो आपने खाना खाया है, जो भी आपके फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होंगे या नहीं होंगे, प्रॉपरली मेटाबोलाइज होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज। मैंने क्या बताया था? तीन न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम कहते हैं कोडॉन, राइट? ये हमने पढ़ा। अब इस कोडॉन में से अगर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर AUG आपका कोडॉन है, ठीक है, AUG से क्या बनता है? मीथियोनाइन, राइट। अगर इस AUG में एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया, जैसे AUG की जगह अगर AGG आता है या फिर AAG आता है, तो फिर वो जो जीन है वो जीन प्रॉपर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, राइट। एंड उससे फिर हमें पता चलता है कि क्या आपको वो क्रॉनिक डिजीज का रिस्क हो सकता है। उसे हम जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है उसे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, नाउ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? predict risk of disease. हाँ, पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? क्या एक्सप्लेन किया मैंने? क्या तीन न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन होता है, उसमें से अगर एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज आ जाता है तो उसे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, सो क्या समझ में आया आपको इससे? किसी को समझ में आया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ओके,
So I'll explain it to you once again. ठीक है. तो ये आपका कोडॉन है. कोडॉन क्या होता है? कोडॉन जो ग्रुप दिया है, जो स्टार्ट और स्टॉप तक जो ग्रुप्स है ना, वही कोडॉन होता है. मतलब वो जो AUG और AUC UCG जो कोड दिए है ना आपने चार, जिसमें वो मिथाइलाइन होता है, वही ना. स्टार्ट कोड कोड और स्टॉप से जो क्या कोड दिखाई दे रहे हैं, वही कोडॉन. तो कोडॉन बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम कहते हैं. ये 3 न्यूक्लियोटाइड आ गया, इस 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम कहते हैं कोडॉन. ठीक है. अब ये या तो स्टार्ट कोडॉन हो सकता है, या तो स्टॉप कोडॉन हो सकता है, या तो एक नॉर्मल कोडॉन हो सकता है जो कि आपका न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है. ठीक है. अब इस कोडॉन में ठीक है, आप फॉर एग्जांपल AUC है. ठीक है. अगर यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड है, बट अगर इसमें से किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये AUC है, इस AUC की जगह अगर AAA आ जाता है, मतलब AUA आ जाता है, या फिर AUG आ जाता है, ठीक है, तो ये सिंगल में चेंज आया, सिंगल सिर्फ C में चेंज आया. ठीक है. इस सिंगल चेंज को हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP. ठीक है. SNP क्या होता है, अब आपको समझ में आया? हाँ. कोई रिपीट करेगा? जो कोड जो दिया है, मतलब उनका जो फॉर्मूला है, जहाँ पे AU मतलब पहला वाला जो है ना, मेटा क्या होता है, मीथेन के लिए लिखा आपने AUG और बाद में AUC. ये तो यहाँ पे AUG की जगह पे अगर G शो नहीं होता, G की जगह पे A आ जाता या तो U आ जाता, तो उसका फॉर्मूला चेंज होके वहां पे हमको SNPS, मतलब आपने जो सीखा वो क्या होता है, वो उसका फॉर्म करेगा, मतलब उसकी जगह लिखेगा. मतलब वहां पे ये जो AUG दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल है, अगर उसका फॉर्म अगर चेंज होता है तो वहां पे कोई भी डिसीज डिटेक्ट होता है. मतलब वहां पे कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, म्यूटेशन रिस्क हो जाता है कोई डिसीज का. म्यूटेशन हो जाता है, उससे फिर हम SNP कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. ओके, परफेक्ट. सो अब इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से हमें पता चलता है कि आपको किसी क्रॉनिक डिजीज का रिस्क है क्या, या फिर आपको जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो प्रॉपर होगा या नहीं होगा. ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया? क्योंकि अगर उसमें चेंज आ रहा है तो चेंज आने के बाद प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट फॉर्म नहीं होगा. ठीक है. अगर वो प्रेजेंट है आपकी बॉडी में तो फिर आपको रिस्क हो सकता है किसी डिजीज का, जैसे डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, उसका रिस्क पता चलता है. ठीक है. वो रिस्क कैसे पता चलता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. हो सकता है कि आपका जो जेनेटिक प्रोफाइल है उसमें इंक्रीज रिस्क हो फैट डिपॉजिट करने का. ठीक है. जैसे कि काफी सारे अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं लिपिड फॉर्मेशन के लिए या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क के लिए. ठीक है. अगर फोलेट मेटाबॉलिज्म के लिए बात करें तो हमने MTHFR जीन डिस्कस किया था कि वो बॉडी में प्रॉपर फोलेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट इज एपिजेनेटिक्स. ठीक है. एपिजेनेटिक्स क्या होता है? एपिजेनेटिक्स होता है जब आपका जो DNA है ना, उसमें DNA के सीक्वेंस में चेंज नहीं आता है. ठीक है. बट जो एनवायरमेंटल कंडीशंस रहते हैं, जो आपके डाइटरी चेंजेस हैं, उससे जीन के एक्सप्रेशन में, मतलब जीन के फिनोटाइप में चेंज आता है, बट DNA का जो कोड रहता है वो चेंज नहीं होता.
ठीक है। एपिजेनेटिक मार्कर्स यानी कि क्या ऐसे मार्कर्स होते हैं जो कि आपके डीएनए के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। डाइट है, स्ट्रेस है, टॉक्सिन्स है, इन्वायरमेंटल चेंजेस है, जो कि आपके डीएनए के सीक्वेंस को चेंज नहीं करते बट उसके एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो ये चेंजेस होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए है उसमें एपिजेनेटिक मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए के टॉप में अगर वो जेनेटिक मार्कर्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि आपका जो डीएनए है वो उस एपिजेनेटिक चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके जो एपिजेनेटिक मार्कर्स हैं, आपका जो डाइट है, स्ट्रेस है, अगर आप डाइट हेल्दी लेते हैं तो ये जो एपिजेनेटिक मार्कर्स हैं, ठीक है, ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए के ऊपर, डीएनए ये है आपका, डीएनए का जो स्टार्ट कोडोन है उसके पहले ही एपिजेनेटिक मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एपिजेनेटिक मार्कर्स जो है ये अफेक्ट होते हैं आपके डाइट, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, ये सब कुछ से, लाइफस्टाइल से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका या एक्टिव लाइफस्टाइल है, इससे एपिजेनेटिक मार्कर्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। और ये एपिजेनेटिक मार्कर्स फिर क्या करते हैं, अगर आपने हेल्दी डाइट ली, ठीक है, तो ये जो आपका डीएनए है उसको बताएंगे कि कौन से जीन्स को एक्टिव रखना है, कौन से जीन्स को एक्टिव नहीं रखना, ठीक है। बट अगर आपने डाइट डिफरेंट ली तो ये डिफरेंट जीन्स को ऑन या ऑफ करेंगे, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइम्स, ये डिफरेंट टाइम्स पे आपको कौन से डीएनए चाहिए, कौन से जीन्स चाहिए, कौन से जीन्स नहीं चाहिए, वो एपिजेनेटिक मार्कर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हेविली इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे लाइफस्टाइल से, एनवायरनमेंट से, और रिवर्स भी हो सकता है अगर आप डाइट प्रॉपर लेते हैं, क्योंकि ये जो एपिजेनेटिक मार्कर्स हैं वो आपके डाइट, लाइफस्टाइल से ही अफेक्ट होते हैं। उनको पता है अगर कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है तो वो फिर जो आपकी ओबेसिटी का जीन है या फिर डिजीज का जीन है उसे वो ट्रिगर नहीं करते हैं। बट अगर आपका लाइफस्टाइल में चेंज है तो उससे फिर जो आपके एपिजेनेटिक मार्कर्स हैं वो ट्रिगर कर देते हैं उन जीन्स को, एंड फिर वो डिजीज आपको हो जाती है। ओके, अंडरस्टूड। म्यूटेशंस में क्या होता है, म्यूटेशन में डीएनए में ही चेंजेस होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए में अगर वो मार्कर ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब अगर आपके डीएनए में म्यूटेशन ही नहीं है एंड आपके पास वो ओबेसिटी का जीन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो अगर ओबेसिटी का जीन प्रेजेंट नहीं है तो एपिजेनेटिक मार्कर्स जो है वो, मतलब जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो उस डिजीज को ट्रिगर नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर आपके पास वो डीएनए में वो चेंज प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आपके पास ओबेसिटी का जीन प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, एपिजेनेटिक मार्कर्स जो है वो देखेंगे कि आपके पास ओबेसिटी का जीन प्रेजेंट है। तो अगर आप फैट वाला फूड ज्यादा खाते हैं या अनहेल्दी फूड ज्यादा खाते हैं तो ये एपिजेनेटिक मार्कर्स देखेंगे कि फैट ज्यादा आ रहा है, तो वो ज्यादा फैट एब्जॉर्ब करने वाले डीएनए जीन में जो ज्यादा फैट एब्जॉर्ब करने वाले जीन है उसे ट्रिगर करेंगे। अंडरस्टूड। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये पार्ट आपको समझ में आया? मैम, मार्कर्स जो आपने बोला उसका मतलब वन लाइन में उसका मीनिंग बोलो ना, मतलब वो क्या काम करता है और किस लिए है और कहाँ पे है। एपिजेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं ना, एपिजेनेटिक्स इज डिफरेंट। एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है कि आपका जो जीन का एक्सप्रेशन है, चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन विदाउट ऑल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। ये एपिजेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि जब आपके जीन के एक्सप्रेशन में चेंज होता है आपके डीएनए सीक्वेंस को ऑल्टर किए बिना, ठीक है। म्यूटेशन में क्या होता है, आपका जो डीएनए का सीक्वेंस है, आपका जो कोडॉन है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। बट जो एपिजेनेटिक्स होता है वो आपके डीएनए
के कोड को चेंज नहीं करता, बट आपके जो आपका डीएनए कोड है उसको ऑन या ऑफ कर सकता है। ओके, तो वो आपके एपिजेनेटिक मार्कर्स से इन्फ्लुएंस, जो ये एपिजेनेटिक मार्कर्स है वो आपके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे डाइट, स्ट्रेस, टॉक्सिन, एनवायरनमेंट। ठीक है, एपिजेनेटिक मार्कर्स जो है वो आपके डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके लाइफस्टाइल से इफेक्ट होते हैं, एंड इस चेंज को फिर हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ओके, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, डाइट है, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एजिंग, ये सबसे आपका जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो चेंज होता है, उसे ही फिर हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके, सो अभी यहाँ तक का सबको समझ में आया? अब एपिजेनेटिक्स वर्क कैसे करता है? जो एपिजेनेटिक्स है ना, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए मिथाइलेशन की, दिस इज वन ऑफ द एपिजेनेटिक मैकेनिज्म। ये इसमें क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, डीएनए मॉलिक्यूल में एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये से डीएनए का मिथाइलेशन हो जाता है एंड जो जीन एक्सप्रेस होना था वो नहीं होता। ठीक है, चलो ये जो चीज है ये डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट जो इन बेसिक है मैं आपको इन शॉर्ट समझाती हूँ कि जो डीएनए मिथाइलेशन होता है फर्स्ट प्रोसेस, उसमें जो आपका जीन है, जो आपका डीएनए है, वो उसका जीन एक्सप्रेशन ही शो नहीं होता, मतलब डीएनए ब्लॉक हो जाता है। डीएनए अगर ब्लॉक हो गया तो उसके कोड को रीड नहीं कर पाते हैं एंड प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग, मतलब जो आपके जीन है उसको साइलेंट कर दिया, उसको कोड करने से रोक दिया। ठीक है, दिस इज डीएनए मिथाइलेशन। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। 3 टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है वो कोई रिपीट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी। डीएनए में मिथाइलेशन मध्ये जो डीएनए है वो अगर वो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो चुका है और उसका जो उसको शो करना है वो अगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो जल्दी से अगर वो ब्लॉक हो गया, उसका कोई रिएक्शन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब उसको जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। करेक्ट, मतलब डीएनए मिथाइलेशन से डीएनए कोड फिर आगे नहीं बन पाता, डीएनए की कोडिंग नहीं हो पाती, उसे हम जीन साइलेंसिंग, डीएनए मिथाइलेशन कहते हैं। नाउ सेकंड इज हिस्टोन मॉडिफिकेशन। अभी हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है आपको पता है ना? हिस्टोन प्रोटीन वो जो अपने अराउंड डीएनए को रैप करते हैं। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं उसे हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो अगर उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गए तो फिर वो प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं फॉर्म हो पाता, प्रॉपर क्रोमैटिन फॉर्म नहीं हो पाता, स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाता एंड डीएनए लूज या टाइट हो जाता है, उससे फिर प्रॉपर जीन के एक्सप्रेशन नहीं हो पाते। ठीक है, इसे हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन कहते हैं। जो आपके हिस्टोन प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होता है उसे हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? नहीं मैम, फिर से बोलो। ओके, सो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, किसी को याद है? कोई मुझे रिपीट करेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम का बेस रहता है, क्रोमोसोम का वो अलग अलग हिस्टोन मिला के क्रोमोसोम बनाते हैं। करेक्ट, सो जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के अराउंड रैप होता है। करेक्ट, पर उस हिस्टोन प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होंगे, अगर उसमें चेंजेस होंगे
तो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन रहा है वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा। अगर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो उस न्यूक्लियोटाइड से जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं होगा, राइट? उसे ही हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो अगर हिस्टोन में मॉडिफिकेशन होता है तो न्यूक्लियोटाइड में भी मॉडिफिकेशन आता है, एंड उस न्यूक्लियोटाइड से ही हम प्रोटीन बनाते हैं, करेक्ट? तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉन कोडिंग आरएनएस, जो कि एपिजेनेटिक्स में रोल प्ले करते हैं। नॉन कोडिंग आरएनएस क्या होते हैं? आपका एक होता है एमआरएनए, जिससे कि प्रोटीन बनता है, ठीक है? तो डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए बन गया, तो कुछ माइक्रो आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कोडिंग एमआरएनए, ठीक है, जिससे कि प्रोटीन बनता है, और एक होता है नॉन कोडिंग। तो बीच में क्या करते हैं, इसमें ये जो नॉन कोडिंग आरएनए है ना, वो एमआरएनए से ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं ये माइक्रो आरएनएस और नॉन कोडिंग आरएनएस, ठीक है? तो उससे फिर जीन के रेगुलेशन से जीन के एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? जो 3 चीजें होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में भी इन डिटेल पढ़ेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। डीएनए मिथाइलेशन, जिसमें डीएनए की कोडिंग स्टॉप हो जाती है, उससे हम कहते हैं डीएनए मिथाइलेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन में आपके हिस्टोन प्रोटीन में चेंजेस आ जाता है, जिससे न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है। एंड नेक्स्ट इज माइक्रो आरएनए और नॉन कोडिंग आरएनए, जो कि आपके प्रॉपर जो आपके ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसमें हिंडरेंस ब्लॉकिंग करते हैं, ठीक है? ये सब जो है वो आपके डाइट, एक्सरसाइज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से चेंजेस आते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन और एपिजेनेटिक चेंजेस कैसे होते हैं। जो फोलेट है, B12 है, न्यूट्रिशन जो है वो आपके एपिजेनेटिक्स को शेप करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके जीन्स के मिथाइलेशन में भी मिथाइलेशन को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फोलेट, विटामिन B12, कोलाइन, मेथियोनाइन, वो जो है वो आपके डीएनए के मिथाइलेशन में इफेक्ट करते हैं, डीएनए के मिथाइलेशन के लिए हेल्प करते हैं। या फिर उसकी जो डेफिशिएंसी है ना, उससे क्या होगा, अगर प्रॉपर आपकी बॉडी में फोलेट, B12, कोलाइन, मेथियोनाइन ये सब कुछ नहीं है, तो आपका जो डीएनए है वो डीएनए साइलेंसिंग हो सकती है, जिससे कि फिर वो प्रॉपर जीन एक्सप्रेशन शो नहीं होता, ठीक है? ठीक है? जो मदर एक डाइट लेती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, उससे भी जो बेबी का डीएनए का मॉडिफिकेशन है वो हो सकता है। मतलब उसमें बेबी के डीएनए में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। जो बेबी के डीएनए है उसमें एपिजेनेटिक मार्कर्स जो है वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उससे कि जो बेबी का लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है? जैसे कि अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा फूड खाती है या फिर बहुत कम फूड खाती है, मतलब कि ओवर न्यूट्रिशन या फिर माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो उससे जो बेबी के डीएनए के एपिजेनेटिक मार्कर्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, एंड उससे बच्चे के डायबिटीज डेवलप होने का रिस्क या फिर ओबेसिटी होने का रिस्क या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने का रिस्क वो भी डिफाइन होता है, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि फीटल प्रोग्रामिंग, मतलब जो बच्चे का डीएनए है, ठीक है, बच्चे का डीएनए है वो आप जो जब मदर प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर की डाइट होती है उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डाइट का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, ताकि वो जो एपिजेनेटिक मार्कर्स हैं वो इफेक्ट ना हो एंड डीएनए का जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर रहे। ओके ओके मैम।
नाउ हम वापस से एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रीजेनेटिक्स एंड न्यूट्रीजेनोमिक्स, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो हमने आज पढ़ा उसका भी हम एक बार रिवीजन कर सकें एंड देन फिर आगे और डिटेल में समझ सकें कि कैसे ये जो जेनेटिक मार्कर्स हैं, डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है, कैसे एपिजेनेटिक मार्कर्स जो हैं वो आपके डीएनए के जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस न्यूट्रीजेनेटिक्स वंस अगेन। न्यूट्रीजेनेटिक्स में क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्स है वो जीन्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कि अगर आपके पास दो अलग अलग जीन्स हैं पर आप सेम फूड खा रहे हैं तो आपका फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट होगा। पर अगर हम न्यूट्रीजेनोमिक्स की बात करें तो जीन एक्सप्रेशन उसमें इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे हम एपिजेनेटिक मार्कर जो हम कह रहे हैं ना कि आपके जीन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करता है, दैट इज न्यूट्रीजेनोमिक्स। अगर न्यूट्रिएंट्स की वजह से जीन के एक्सप्रेशन में इफेक्ट होता है, दैट इज न्यूट्रीजेनोमिक्स। ओके, अंडरस्टूड? कोई क्वेश्चंस हैं किसी को भी? इसका मॉड्यूल भी प्रोवाइड करेंगे, आप मॉड्यूल को भी एक बार गो थ्रू करना सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये सब जो मैंने आपको बताया ये क्या होता है। ठीक है, एंड ये कैसे आपको हेल्प करेगा, क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस क्या होता है, कैसा होता है। इन थ्योरी भी अगर आप रीड करेंगे ना तो आपको और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके, सो आई होप दिस क्लास वाज नॉट टू हैवी। मैंने छोटे छोटे एक एक कॉन्सेप्ट करके ही इंटीग्रेट करने का ट्राई किया है। जैसे हमने लास्ट क्लास मेजरली एलील्स के बारे में पढ़ा था, इस क्लास में हमने मेजरली डीएनए से प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ा। ओके, राइट? So now I would like to invite Dr. Agarwal to conclude the class. Thank you, मैम। ये जो आज का जो प्रेजेंटेशन है, बिकॉज बीइंग अ एमबीबीएस स्टूडेंट, ये काफी चीजें जो है आपने जो बताया, इट वाज रियली एस्टोनिशिंग, आई कैन से। यानी एमबीबीएस स्टूडेंट को भी इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता है। यानी आज जो आपने पढ़ाया है, इट्स रियली वेरी गुड। मुझे भी काफी नॉलेज इसमें मिला है। लेकिन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज का जो नॉलेज है, दिस इज द सेंट्रल थीम। यानी आज जो मैडम ने, जैसे भी आपने ऑलरेडी 4 सेशंस हो गए, दिस इज 5th सेशन। 2 अपना डाउट सॉल्विंग हुआ है, 2 अपना जो है वो ये हुआ है, मेन सेशंस हुए। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन वाज रियली सेंट्रल सेशन, यू कैन से। अभी इसके ऊपर सारी चीजें रहेगी। तो जैसा भी आपका जब ये प्रेजेंटेशन, ये जो वीडियो आएगा आपके पास, तो ये वीडियो कम से कम 4 बार देखना है आपको। बिफोर जो डाउट क्लास होगा उसके पहले ये वीडियो कंपलसरी 4 बार देखना है, क्योंकि ये अगर चीज समझ में आ गई आपको, देन होल जेनेटिक समझ में आ जाएगा। और जो चीजें जो एक समराइज अगर करे तो इट इज एवरीथिंग मैथमेटिक्स। जो मैडम ने सारी चीजें, जो फॉर्मूलाज बताई, ये सारी चीजें बताई, ये सिर्फ मैथ्स है। ये अगर मैथमेटिक्स समझ में आया कि किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली तुमको सारी चीजें, उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा तुमको। तो ये जो बेस है मैथमेटिक्स का, जैसा बोलते हैं ना 1 2 3 4, जैसा नंबर सिखाते 1st to 4th स्टैंडर्ड में, तो ये चीजें जैसा तुमको नंबर सिखाया, वैसा तुमको आज कोडिंग सिखाया है। जैसा ए क्या होता है, टी क्या होता है, सी क्या होता है, जी क्या होता है, बाद में आरएनए क्या होता है, वो सारी चीजें आज तुमको कोडिंग सिखाया हुआ है। अभी ये कोडिंग के कॉम्बिनेशन में, ये चीजों में, ये एपिजेनेटिक्स में, ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजें तुमको समझ में आएगा कि कितना आसान जीन्स है। आसान भी है, और लोगों के लिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे लिए कितना आसान है, और लोगों को समझाने के लिए कितना आसान होगा। लेकिन वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, कि जैसा भी मैंने खुद ने मेरा डीएनए टेस्ट करवाया, डीएनए टेस्ट करवाने के बाद में ये जो चीजें हो रही है, तो उसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली क्यों जरूरी है। क्योंकि इट इज वेरी इजी टू से, बट व्हेन यू डू इट योरसेल्फ, तो समझ में आता है कि ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जैसा एपिजेनेटिक्स है, तो एपिजेनेटिक्स एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो सबके लिए सेम है। इफ यू सी पोल्यूशन सबके लिए सेम है। जो दूसरा आज आपने डाइट हैबिट्स देखे, डाइट हैबिट्स ऑलमोस्ट तुम देखेंगे तो सब फैमिली में सेम है। टॉक्सिन्स आप देखेंगे तो टॉक्सिन्स सारे फैमिली में सेम है।
स्ट्रेस देखेंगे तो इंडिपेंडेंट आपको दिखेंगे, हर फैमिली में तुमको स्ट्रेस दिखेगा। तो एपिजेनेटिक फैक्टर्स हर फैमिली में है, तो 100% योर डीएनए इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन जब तक तुमको खुद को नहीं मालूम पड़ता, जैसा भी हम लोग रूटीनली लास्ट 25 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है ये ऑलमोस्ट आई कैन सी 70 to 80% केसेस में विटामिन B12 डेफिशिएंसी आती है। लेकिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी से आगे जाके क्या होता है, किस तरह से प्रॉब्लम आता है, किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में प्रॉब्लम आता है, ये बेस अगर तुमको समझ में आया है, ये बेस अगर आप लोगों को समझाए तो 100% दिस विल बी अ ग्रेट रिवॉर्ड फॉर यू, कि समथिंग डिफरेंट यू विल हैव विच अदर पीपल डोंट हैव। तो ये जो चीजें है आज का सेशन, आई कैन से माइंड ब्लोइंग सेशन एंड अ ग्रेट मिस, जो मुस्कान ने आज जो बताया, जैसा मैंने बताया आपको कि हमको भी जेनेटिक्स के टीचर थे, लेकिन इस टाइप का जो है, इस टाइप का टीचिंग नहीं था। एंड टू बी फ्रैंक, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के अंदर, एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर वेरी प्रोन टू लीव जेनेटिक्स। हम लोग तो जेनेटिक्स ऐसा छोड़ देते थे हम लोग कि बाबा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये चीजें वो बाद में देखा जाएगा। कोई अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आए, लॉन्ग क्वेश्चंस आए, तो उसके अंदर अगर कम मार्क्स मिले तो भी चलेगा। वी यूज्ड टू लीव जेनेटिक्स, और इतना सिंपल फॉर्म और इतना अच्छा मैथमेटिक्स बताया, ये मैथमेटिक्स ही आपको समझना है। और व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि आपके सराउंडिंग में कोई अगर है जिसको क्रॉनिक डिजीज है, जैसा आज क्रॉनिक डिजीज के लिए जो बताया कि जस्ट जीन म्यूटेशन, जैसा तुमने बताया ना कि एक जो चीज है, एक अगर कोडिंग चेंज हो गया तो किस तरह से जीन म्यूटेशन होगा, और किस तरह से क्रॉनिक डिजीज का प्रिडिक्टिव, जैसा हम लोग रूटीनली, जैसा मैंने लेक्चर में भी बताया था कि डीएनए टेस्ट के अंदर हमको प्रिडिक्टिव मालूम पड़ता है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सो दिस वाज अ वेग टर्मिनोलॉजी, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, लेकिन उसका जो रीजनिंग है, वो रीजनिंग आज तुमको समझ में आया रहेगा कि वो रीजनिंग क्या है, कि एक कोड चेंज होने के वजह से यू कैन डिटेक्ट कि ये ओबेसिटी का रिस्क, ये कैंसर का रिस्क, ये चीज उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये कोडिंग्स आपको मालूम पड़ेगा, सो इट विल बी लाइक अ डिफरेंट नॉलेज फॉर यू। तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इट इज नॉट वन साइडेड, इट शुड बी टू साइडेड। तो जब नेक्स्ट जो डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन में कंपलसरी जो भी मुस्कान मैडम बताएंगी तो आप लोगों को आंसर करना है, जैसा मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, आप लोगों को वो आंसर करना है। जब आप आंसर करेंगे तब वो चीज जो है आपके माइंड में से वो गो थ्रू हुआ है। और सेशन बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट सेशन तुमको 4 बार इसका वीडियो और 4 बार जो आपको पीपीटी मिलेगा, इसको कंपलसरी देखना है कि दिस विल बी द बेस। और जैसा मैंने बताया कि क्रॉनिक डिजीज के आजू बाजू में कोई भी है, चाहे आपके फैमिली में है, चाहे फ्रेंड सर्कल में है, या आपको खुद को है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज का रिस्क लग रहा है या क्रॉनिक डिजीज है, तो गेट डीएनए टेस्ट। एक डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आपके पास जरूर चाहिए। जो भी चीजें होगी, जो भी सेशन इसके आगे होगा, यू विल बी एबल टू कंपेयर इट कि एग्जैक्टली क्या चीजें हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से डीएनए में कोडिंग चेंज हो रहा है, कौन से डीएनए में एपिजेनेटिक्स दिख रहा है। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको प्रैक्टिकल इसके अंदर तुमको समझ में भी आएगा एग्जैक्टली कि जो थियोरेटिकल अभी आपको समझाया जा रहा है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर सर्च फॉर इट कि किसका तुम डीएनए टेस्ट करा सकते हो, और वो डीएनए टेस्ट अगर वो रिपोर्ट अगर आपके पास है, तो जैसे आगे सेशन बढ़ेगा आपका, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक प्रैक्टिकल चीजें होगी कि देखो ये कोडिंग चेंज हो गया, इसके अंदर ये टी नहीं है, इसके अंदर टी के जगह पे ये आ गया, इसका ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के जगह पे सीक्वेंस जो डी कोडिंग बोलते हैं, वो डी कोडिंग क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, म्यूटेशन क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें समझ में आएगा। सो लवली सेशन मुस्कान, एंड रियली काफी मेहनत की आपने इसके लिए, और स्टूडेंट्स को जो पर्सनली आप जो दे रहे हो, ये जो 2 घंटा आपने दिया है, इट वाज रियली गुड। एंड वही रिस्पांस मुझे स्टूडेंट से भी चाहिए कि जो जितना चीजें आपको मिला है उतना रिवर्ट आई वांट इट नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू मुस्कान अगेन। Thank you so much, sir. So I'll be ending the class today, and मैं ये recording आपको share कर दूंगी in a while, okay, with the module and the assignment as well, okay? Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Recording stop.